नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद और 21वीं सदी की हिंदुस्तानी सियासत पर। राजनीति के गलियारे में बाबरी मस्जिद एक बार फिर जिंदा है और लगता है कि जिंदा रहेगी, और ऐसे जिंदा है कि अब सियासी आफत मुल्क के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक पहुंच चुकी है। हुआ यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल की तारीफ करते हुए पंडित नेहरू पर तारीखी तोहफतें गढ़ दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू सरकारी खजाने से अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, जिसे सरदार पटेल ने रोका था। वैसे तो राजनाथ सिंह इस तरह के बयान नहीं देते, आमतौर पर उनसे इस तरीके के बयान नहीं देखे जाते, लेकिन वडोदरा में जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया वो लिखा हुआ भाषण उन्होंने पढ़ा है, और नेहरू पटेल संवाद का जिक्र भी उन्होंने इस पर किया है। अब कांग्रेस कह रही है कि राजनाथ सिंह बिना दस्तावेजी सबूत के नेहरू पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का पन्ना नंबर 24 दिखा रही है। हालांकि उसमें यह नहीं लिखा है कि नेहरू ने सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। फिर भी बीजेपी पंडित नेहरू की चिट्ठियों से लेकर उनके पुराने बयानों में से मंदिर मस्जिद खोजकर उन्हें हिंदू, हिंदुस्तान और मंदिर विरोधी करार देने पर आमादा है। आज के इस दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर अब बन चुका है। बन जाने के बाद भी बाबरी में ऐसा क्या अटक गया है कि आज भी देश की सियासत बाबरी के करवट लेती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि बंगाल से गुजरात और यूपी से हैदराबाद से लेकर हर जगह सियासत में बाबरी का जिक्र खत्म नहीं हो रहा है? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या सरकारी पैसे से बाबरी बनाना चाहते थे नेहरू? क्या नेहरू ने सोमनाथ जीर्णोद्धार का विरोध किया था? क्या बाबरी में रखे विग्रह फौरन हटाना चाहते थे नेहरू? क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को सोमनाथ जाने से नेहरू ने रोका था? क्या मंदिरों के गलियारों को नेहरू ने डिप्रेसिव कहा था? मुल्क की मौजूदा सियासत तारीख के पन्नों में खुलासे भर रही है, और उसमें नए हर्फ जमाल हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गढ़े हैं। मौका था लौह पुरुष की पैदाइश की 1.5 सदी पूरी होने का, जब हिंदुस्तान की एक जहती मार्च में राजनाथ सिंह लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे सरदार पटेल को याद करने के लिए नेहरू को हिंदू मंदिर हिंदुस्तान विरोधी करार देने की यह कोशिश पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन बाबरी वाला एंगल नया था, सो कांग्रेस हत्थे से उखड़ गई। जो इस दुनिया में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उनके बारे में जब तक तथ्यों को 100 बार जांच न ले, मेहरबानी करके अवमानना पूर्वक, अपमानजनक और झूठी बातें न कही जाए। जहां तक सवाल, तो उनके पास कोई तथ्यात्मक सबूत है तो देना। रक्षा मंत्री जी को याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसके अंदर आरएसएस को बैन करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था। राजनाथ सिंह जी इतिहास रीराइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेस रख के ऐसे झूठ फैलाना गलत है। राजनाथ सिंह के दावे पर कांग्रेस ने दस्तावेज मांगे। बीजेपी के प्रवक्ता दस्तावेजों का हवाला लेकर हाजिर थे। नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया, और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज्य प्रमुख थे, उन्होंने किया है, और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950। इसके बाद नेहरू जी शांत हो गए। बीजेपी सरदार पटेल की बेटी की डायरी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह के बयान की हिमायत कर रही है। हालांकि उसमें सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात नेहरू के हवाले से कहीं नहीं लिखी गई है।
बीजेपी पंडित नेहरू को हिंदू मंदिर हिंदुस्तान विरोधी करार देने के लिए और हवाले गिनाती है। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी करिए, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे, मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। और आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के बयान के बहाने बीजेपी अपने तारीखी तोहमतों का वो पिटारा खोल बैठी थी जिसमें नेहरू और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देती रही है। 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी ऊंचे हो, मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू के राजनीतिक रिश्तों को लेकर बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से तबादलाए ख्याल कर रही है, उसमें कई दफा तारीख के पन्नों को झुठलाया तो कई दफा नाहक मतालबे निकालने की कोशिश होती है। जबकि बाबरी के हवाले से पंडित नेहरू की खतो किताबत की तारीख बस कुछ ऐसा जिक्र आता है कि 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में विवादित ढांचे में मूर्तियां रखी गई थी। 26 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पीएम नेहरू ने यूपी के सीएम जीबी पंत को खत लिखकर मूर्तियां हटाने को कहा। 6 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू ने सीएम पंत को फिर से चिट्ठी लिखी और मूर्तियां नहीं हटने पर चिंता जाहिर की। 5 मार्च 1950 को पंडित नेहरू ने केजी मशरूवाला को खत लिखा कि फैजाबाद के डीएम के नायर ने हुक्म अदूली कर दी और मूर्तियां नहीं हटवाई, और फिर सजा के तौर पर के नायर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो बरसों बाद बाबरी एक बार फिर सियासत के मरकजी मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की जयंती पर नेहरू के हवाले से यूपी की बाबरी का जिक्र यूं ही नहीं हुआ था। दरअसल 4-5 दशक पुरानी बीजेपी को 500 साल के इंतजार के बाद बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 2024 में पूरा चुनावी आशीर्वाद नहीं मिल सका। कृपा 400 के मुकाबले 240 तक आते आते अधूरी सी रह गई। बीजेपी खुद अयोध्या से हार गई, मगर बरसों बरस तक जो हिंदुत्व की सियासत हुई थी वो ऐसे निष्फल नहीं हो सकती थी। लिहाजा बिहार की जीत ने फिर भरोसा जगाया और बंगाल में बाबरी बनाम राम मंदिर की सियासत से लेकर यूपी में विराट हिंदू समागम तक श्री राम जन्मभूमि के कैलेंडर पर सवार सियासी हिंदुत्व पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों के घरों तक पहुंचने वाला है। मतलब बाबरी फिर से फैशन में है, सियासत मजहबी एकजहती के टशन में है, वरना यूं ही तारीख के पन्नों में कांग्रेस नेहरू और बाबरी की मिसालें खोज कर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीतिक चर्चा छेड़ने की कोशिश नहीं की जाती। आज तक ब्यूरो। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती चल रही है और उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के तरफ से पूरे गुजरात में यात्रा निकाले हुए हैं और हर यात्रा के पड़ाव पर एक बड़े मंत्री सरकार से जाकर वहां पर सरदार पटेल पर भाषण भी दे रहे हैं। और आज राजनाथ सिंह का टर्न था और वहां पर लिखित भाषण राजनाथ सिंह यहां पर पढ़ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश होकर इतने साल हो गए, लेकिन आज भी बार बार बाबरी का नाम क्यों निकाला जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं 50, 70, 75 साल पहले जो देश में हुआ था उसको क्यों बार बार निकालने की कोशिश हो रही है? क्या ये ध्यान भटकाने की राजनीति है, जिस तरीके का आरोप कांग्रेस भी लगा रही है? तमाम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी और आशुतोष भी अपनी भूमिका इस पूरी चर्चा को लेकर रखेंगे। यह डिबेट थोड़ी सी हिटेड होने वाली है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से होगी कि किसी भी तरीके से पर्सनलाइज कमेंट्स एक दूसरे पर ना करें, क्योंकि मुद्दा गंभीर भी है और इस पर चर्चा करना भी जरूरी है, वरना हमारा समय भी जाया हो सकता है। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि इसी फैक्ट्स पर और मुद्दे पर हम कायम रहे तो उसका हमें फायदा होगा। शुरुआत करते हैं। 3 सवाल में चर्चा के लिए आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, सरदार पटेल के बहाने नेहरू तक बाबरी की चर्चा
क्यों ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सरदार पटेल का बहाना है। सरदार पटेल के नाम पर दरअसल ये यात्रा निकाली जा रही है। सरदार पटेल का गुणगान समझा जा सकता है, लेकिन उसके बहाने पंडित नेहरू पर आक्रमण किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है। क्यों ये करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? दूसरा सवाल, क्या संविधान के मुद्दे पर चुनावी चोट खा चुकी भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर मुकाबला करना चाहती है? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, बंगाल के चुनाव होंगे, एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर मुकाबला करने की कोशिश होगी। और तीसरा अहम सवाल, क्या नेहरू और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म को बीजेपी तुष्टीकरण साबित करना चाहती है? बार बार यह कहा गया, उस दिन प्रधानमंत्री के भाषण में भी एमएमसी का जिक्र किया गया था कि कांग्रेस अब माओवादी मुस्लिम पार्टी बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम ये एक साथ जोड़कर साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्या? ये कई सवाल इसमें जुड़े जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए दरअसल ये सारे मुद्दे उखाड़े जाते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, राजनाथ सिंह पहली बार लिखित भाषण पढ़ के वहां पर बता रहे थे। सरदार पटेल के बारे में राजनाथ सिंह को जानकारी काफी ज्यादा होगी, लेकिन इस बार लिखित भाषण भी उन्होंने पढ़ा है। शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला जी। हिस्टोरिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य और आज की राजनीति कहीं ना कहीं इसे जोड़कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप यहां पर लग रहा है, कांग्रेस तो कह रही है कि ये इसमें तो तथ्य भी नहीं है, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सरदार पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल के जब हम उनके पुण्य कार्यों का उल्लेख करेंगे तो समकालीन राजनीतिज्ञों के साथ उनके विमर्श का स्वाभाविक तौर पर जिक्र होगा। और जो कह रहे हैं कि तथ्य नहीं है, तथ्य इससे बड़ा क्या होगा? स्वयं सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन ने, जो द रियल इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल मणिबेन पटेल्स डायरी, उसके पृष्ठ क्रमांक 24 के अंतिम परिच्छेद में पहला ही वाक्य है, द डिफरेंसेस बिटवीन नेहरू एंड सरदार पटेल ऑलमोस्ट कम टू ए ब्रेकिंग Nehru also raised the question of Babri Masjid, but Sardar Patel made it clear that the government could not spend any money for building a mosque. तो ये साफ तौर पर ये पहली लाइन ही बता रही है कि श्रीमान जवाहरलाल नेहरू सरकारी खर्च पर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। ये पहली लाइन स्पष्टता से कहती है और उस परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि सरदार पटेल ने स्पष्टता से कहा कि सरकारी खर्च पर हम मस्जिद नहीं बना सकते, कोई मस्जिद नहीं बना सकते। तो सोमनाथ मंदिर का जो है हवाला दिया गया। तो श्री सोमनाथ मंदिर कैसे प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा अर्जित 30 लाख रुपयों के चंदे से श्री सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, जिसके श्री जाम साहब जो हैं वो अध्यक्ष हैं और कन्हैयालाल मुंशी जी उसके उस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह पुनर्निर्माण किसी भी तरह के सरकारी खर्च से नहीं हुआ, यह स्पष्टता से कहा है। और जब आप इसी ऐतिहासिक डायरी के पृष्ठ क्रमांक 25 को पढ़ेंगे साहिल भाई, तो आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें तो घनश्याम दास बिड़ला के हवाले से यह कहा गया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू अगर महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते तो उनका परिवार कब का मुसलमान कन्वर्ट हो गया होता। ये प्रेम शुक्ल या आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आरोप नहीं है, ये मणिबेन पटेल की डायरी में घनश्याम दास बिड़ला जी सरदार पटेल से कह रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के संपर्क में, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहें तो पढ़ के सुना दूं, पृष्ठ क्रमांक 25 का पहला पैराग्राफ है ये। पृष्ठ क्रमांक 25 पहले भी पढ़ा हुआ है। नेहरू जो है वो कहना तो सिर्फ घनश्याम दास बिड़ला को मणिबेन पटेल वहां पर कोट कर रही है। किसी के कहने पर आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी के संपर्क में वो नहीं आते तो वो हो सकता है कि मुस्लिम बन जाते। ये घनश्याम दास बिड़ला का इन्फ्रेंस है। आप घनश्याम दास बिड़ला, मैं घनश्याम दास बिड़ला को उनका एक इन्फ्रेंस है, उनको ऐसा लगता था ये बात मणिबेन पटेल वहां पर कह रही है। मणिबेन पटेल ने जो कहा है वहां पर एक हिस्टोरियन है जी, सुनिए, तो एक हिस्टोरियन है इरफान हबीब, उनका यह कहना है कि व्हाई शुड जवाहरलाल नेहरू वुड बिल्ड बाबरी मस्जिद व्हेन बाबरी मस्जिद वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। आपको भी पता है कि बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है।
जी नहीं तो इतिहास बाबरी के मस्जिद जो फ्रॉड के गिराई रूप में गई इरफान अयोध्या में हबीब- 6 दिसंबर इरफान 1992 हबीब को, वो के क्या सिर्फ था? फ्रॉड पर ही एक वो आध क्या घंटे ढांचा चर्चा था? की जा सकती है। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी इरफान मस्जिद हबीब ढाई गई, वो क्या फ्रॉड को ढांचा आप था? यहाँ कहाँ ला रहे हैं? वो बाबरी ढांचा नहीं, था, अरे ऐसा मस्जिद है, नहीं थी। मैं मेरे आंखों के सामने डही है। मैं आपसे वही मेरे पूछ रहा हूं, आंखों के सामने डही वो है। गुंबद क्या मैं तो था? प्रत्यक्षदर्शी वो हूं। मस्जिद क्या मैं था? प्रत्यक्ष- बाबरी अच्छा, मस्जिद मुझे गिराने बताइए। को शौर्य नहीं, अच्छा दिवस प्रश्न है। मनाना अब चाहिए, उत्तर सुनिएगा। आप ही के एक मंत्री राजस्थान के कह रहे थे, वो क्या था? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिएगा। आप मुझे बताइए, किसी मस्जिद में सूअर की मूर्ति हो सकती है क्या? किसी भी मस्जिद में सूअर की मूर्ति हो सकती है क्या? बताइएगा। बाबरी जो ढांचा था उसमें वराह देवता की सूअर की प्रकृति वाली मूर्ति थी। वहां वजू का किसी प्रकार का कुआं या तालाब नहीं था। वहां पर उस मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं, वहां कहीं पर भी मिंबर नहीं था। मस्जिद के लिए आवश्यक है वजू खाना, मस्जिद के लिए आवश्यक है मिंबर, और मस्जिद के लिए आवश्यक है कि वहां सूअर की प्रतिकृति हो। चूंकि मैं 1985 राजनाथ सिंह को यहाँ पर ये क्यों बोलना पड़ा, जरा बताइए मुझे, क्यों बोलना पड़ा राजनाथ सिंह को? अच्छा, ये बात क्यों बोलनी पड़ी? में उस बाबरी के मणिबेन कलंक पटेल को मिटते की हुए देखा किताब मैंने। 2001 में आई हुई है, निजलंगप्पा ने उस पर फॉरवर्ड लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आज राजनाथ सिंह इस बात को क्यों, इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब दीजिए, उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल के पास चलेंगे, क्योंकि मणिबेन पटेल कांग्रेस की सांसद रही है। बोलिए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती होने के कारण सरदार पटेल द्वारा किए गए सत्कृत्यों की चर्चा होना स्वाभाविक है। जब आप जवाहरलाल नेहरू जी की 150वीं जयंती मनाएंगे तो आप जवाहरलाल जी के द्वारा किए गए कृत्यों पर चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके समकालीन इतिहास पुरुषों के साथ उनके विमर्श की चर्चा होगी कि नहीं होगी? तो सरदार पटेल की भी हो रही है। इस पे जो है आईना दिखा देने पर आईना तोड़ने की ये जो गतिविधि है कांग्रेस की, ये बहुत ही घातक अतुल लोंढे है। पाटिल, बीजेपी कह रही है कि आपको आईना दिखाने की कोशिश हुई, और मणिबेन पटेल की जिस बुक का जिक्र उन्होंने किया हुआ है, किताब का जिक्र, उनके डायरी के एंट्रीज उसमें है, और उसके आधार पर यह किताब लिखी गई है। 2001 में यह किताब प्रदर्शित हुई थी, और उसपे निजलिंगप्पा ने फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है, और उसके साथ जो पहली लाइन वहां पर वो पढ़ के बता रहे थे, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के बता दूं। नेहरू ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, बट सरदार मेड इट क्लियर that the government could not spend any money for building a mosque। ये उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। ये मणिबेन पटेल को वो कोट कर रहे हैं। मणिबेन पटेल कांग्रेस की सांसद रही है, मणिबेन पटेल कांग्रेस की विधायक रही है, और उसके बाद जब वो चुनाव हारी तो उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भी उन्हें भेजा गया था 1977 में। उसके बाद हालांकि जनता पार्टी के टिकट पर वो लोकसभा की सांसद भी रही है। यह मणिबेन पटेल का इतिहास रहा है। तो लेकिन जब यह किताब लिखी गई है, ये डायरी के पन्ने जो है, वो 1936 से लेकर 1950 के बीच में, जब वो सरदार पटेल के साथ रह रही थी, उनकी सेक्रेटरी, उनकी बाकी सारे काम के तौर पर, तब उन्होंने जो डायरी लिखी थी उससे ये पन्ना निकलता है, और इसी के आधार पर आज राजनाथ सिंह इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने ऐसा क्यों कहा? शायद 1991 में एक अच्छा ट्वीट लिखा है अशोक पांडे जी ने आज, कि 1991 में राजनाथ सिंह जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल होनोलुलु में एक रात को चुपचाप से गोलवरकर होटल के 420 नंबर के कमरे में मिले, और उन्होंने उनको ये बात कही। ये उतनी सच है जितनी की बात राजनाथ सिंह जी ने कही है। तो ये एक हिस्टोरियन का ट्वीट है, हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है। देखिए, इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी से होती है तो वो मुसलमान है, वो हिंदू पद्धति से शादी होती है 1944 में, और स्मृति ईरानी की शादी होती है तो वो हिंदू है जुबेन ईरानी के साथ। तो ये वही नैरेटिव है, जहां 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, ब्लैक मनी ला नहीं सकते, किसान की आय दोगुनी नहीं कर सकते, अभी तक $4 ट्रिलियन झूठ बोलना $2.5 ट्रिलियन है, इकोनॉमिस्ट का कहना है। तो मूल मुद्दे जो है वो बता नहीं सकते, इसके ऊपर अब मैं ये देखना चाहता हूं साहिल जी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे, उसमें भाषण दे रहे, तो मुझे ये भी सुनना है ये कौन से मंत्री का भाषण होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है। उनका भाषण है, उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज्यादा मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान बनने के बाद। और यही वो कहानी है कि जिन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया था, तो क्यों लगाया था उसकी भी एक समर्पक चर्चा जो है, समग्र चर्चा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अच्छे कृत्य जो है उसकी चर्चा भी जरूर होगी, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए इस्तीफा दिया था, ये झूठ फैलाया। वो तो सच्ची बात तो ये है कि लियाकत अली और नेहरू जी के पे वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? वो पैक्ट क्या था? लियाकत अली नेहरू पैक्ट, वो पैक्ट ये था कि जो लोग
पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए अपने प्रॉपर्टी को छोड़कर, या जो हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए उनको वहां 15 दिन जाकर अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर अपना पैसा लेकर वापस आने की सहूलियत देने वाला वो पैक्ट था, उसके लिए किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये झूठ जो है ना वो चलता रहेगा। मनी बैंक को लेकर ये भी चर्चा होती रही। मनी बैंक को 1952 में सांसद बनाया, 57 में बनाया, 62 में हार गई तो फिर उनको राज्यसभा बनाया था, जबकि इंदिरा जी को उन्होंने नहीं बनाया था। उसके पहले मनी बैंक को जो है वो बनाया गया था। तो क्या है, जो बड़े लोगों की चर्चा होती है, अभी मैं देख रहा था के.एम. मुंशी का पिलग्रिमेज टू फ्रीडम ये बुक है, उस बुक में लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने सोमनाथ मंदिर का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो महात्मा गांधी जी ने अपने प्रार्थना सभा में, ये के.एम. मुंशी ने लिखा हुआ है, तो के.एम. मुंशी जी की किताब में पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में ये लिखा गया है कि ये जो है प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर जो है वो सोमनाथ मंदिर आपने निजी चंदा करके करना चाहिए, सेकुलर गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो कैबिनेट में लिया गया वो निर्णय, कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं होगा, और नेहरू जी ने आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। 5 सेकंड सच्चाई, सिर्फ 5 सेकंड, ज्यादा नहीं। तो नेहरू जी ने उन्हें कहा था कि हम सेकुलर गवर्नमेंट में है, सेकुलर गवर्नमेंट है, किसी भी इसमें जाना ठीक नहीं हो, किसी भी धार्मिक कार्यों में हमने शामिल नहीं होना चाहिए। और तब जब भाखरा नांगल बनाया उन्होंने कहा था ये नए भारत के मंदिर है, टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया कहा था उन्होंने उसको। तो ये सोच का जो अंतर है ना, ये अंतर क्या है कि हम लोग धरातल पर बुनियादी सेवाओं को लेकर, बुनियादी चीजों को लेकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू मुसलमान इतिहास को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं वो भी काफी जरूरी होता है। अतुल लोंढे पाटिल, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे सवाल ये पूछना है, जब भी बाबरी मस्जिद की बात निकलती है कहीं ना कहीं कांग्रेस पशुपेश में पड़ जाती है, क्योंकि 1992 में साफ शब्दों में पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद अगर गिरा दी गई है तो उसका पुनर्निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह खुद कांग्रेस के सरकार के समय कहा था, लेकिन आज जब ये मुद्दा निकलता है तब आप कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे 62 एकड़ मेरा सवाल सुनिए, जमीन ली थी, सुनो 62 एकड़ जमीन ली थी कांग्रेस की गवर्नमेंट की, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जमीन ली थी भंडारी नाम के इनके उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने वो 62 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए रोकी गई थी। ये शिलान्यास की बात करते, पहला शिलान्यास जो राजीव गांधी जी ने 1987 में खुद किया था, खुद पूजा की थी, शिलान्यास की थी। मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस का संबंध मुस्लिम समुदाय से जब जोड़ा जाता है या बाबरी मस्जिद से जोड़ा जाता है, हमारा संबंध पूरे देश के सारे समुदायों से जोड़ने की कोशिश की जाती है, तब क्यों कांग्रेस बैकफुट पर जाती है? अगर आपकी पॉलिटिकल भूमिका है कि बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी, तो आप आकर कहिए कि हां हमको नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वहां से मूर्तियां हटाइए, जिस तरीके से वहां पर वो रखी गई है वो गलत तरीके से रखी गई है, ये कहा था उन्होंने। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल भूमिका है तो क्यों नहीं आप लेते इस भूमिका को? हमारी आइडियोलॉजिकल सवाल आपसे ये भी है, तरीके से आपको बताता हूं, हमारी आइडियोलॉजिकल भूमिका स्पष्ट तरीके से बताता हूं। हमारा राष्ट्रवाद और हमारा वैचारिक संबंध और आइडियोलॉजिकल भूमिका ये संविधान से आती है, और हमारा संविधान सेक्युलर है, क्योंकि इसलिए सेक्युलर है क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई धर्म नहीं दुनिया में जो हमारे देश में अस्तित्व में नहीं है। तो सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार कोई धर्म का कामकाज नहीं करेगी। सरकार का धर्म नागरिकों को सुविधाएं देना और इस देश के हर व्यक्ति को नागरिक समानता से देखना, ये सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, और ये हमारा मानना है और ये हमारी आइडियोलॉजी है। बेवजह हम सबसे संबंधित है, वो तो ठीक है, सारे धर्मों का कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म ये किसी भी सरकार का प्रमुख काम होता है, क्योंकि उसकी शपथ ही ली जाती है एक तरीके से। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू इस बात को लेकर बड़े ही क्लियर थे कि भाई इस तरीके से विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, अगर कांग्रेस की सरकार इस बात को लेकर बड़ी क्लियर थी कि बाबरी मस्जिद को इस तरीके से नहीं ढहाया जाना चाहिए, यह बात जो हुई है वो गलत हुई है, तो क्यों नहीं वो आज आकर कहती है? आज देश का माहौल देख के आप क्यों ये कहने की कोशिश करते कि नहीं हम तो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं? आप कहिए आगे कि नहीं ये गलत हुआ है जो हुआ है। प्रधानमंत्री नेहरू सही थे या कहने में क्या दिक्कत है? अभी सुनिए, कोई कंफ्यूज होगा ना तो बीजेपी है। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में अडवाणी जी ने क्या कहा था, ये सारे देश के सामने आज भी वो उनका वीडियो जो है, स्टेटमेंट जो आज भी है कि नहीं वो बहुत गलत हुआ। दुनिया के सामने ये भी है कि लेटर ऑफ स्पिरिट है हमारा, जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हमारा हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ये मोदी जी ने कहा है। हमने हमारी भूमिका कभी भी नहीं बदली है। हमारी भूमिका सर्वधर्म समभाव की है, सबको साथ लेकर चलने की, और सरकार का काम डैम बनाना, रोड्स बनाना, डिफेंस रिसर्च में जाना है, साइंटिफिक रिसर्च करना है, एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना है, ये सरकार का काम है, ये हम मानते हैं। और सबको समानता से देखकर सबके लिए काम करना, ये हमारी भूमिका कभी भी नहीं बदली है, कल भी नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। हाँ, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उसकी मेरा सवाल ये नहीं था,
लेकिन प्रेम शुक्ला जी, नहीं, ये बात भी जबरदस्ती ठीक है कि आपके अगर ऊपर सरदार थोपते पटेल हो का ऐसा, गुणगान करना है आपको, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था अतुल लोंढे, आपने उसको घुमा दिया है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपके पास दोबारा आना पड़ेगा मुझे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात भी ठीक है कि सरदार पटेल जी अगर उनका गुणगान करना ही है तो सरदार पटेल ने यह बात भी कही थी, और एक खत प्रधानमंत्री नेहरू लिखते हैं उस वक्त, दूसरा खत गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल लिखते हैं और ये कहते हैं कि भाई अभी अभी पार्टीशन हुआ है, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे कि वहां पर भी किसी भी तरीके से विवाद खड़ा हो दो धर्मों के बीच में। तो कोशिश यह की जानी चाहिए कि दोनों तरफ से बात करके मामले को सुलझाया जाए, किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश ना की जाए। यह भी खत वहां पर सरदार पटेल लिखते हैं। ये इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या सचमुच में सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद में? आपको याद होगा इस बात को, क्या यह बात भी कही जाएगी? नेहरू के बारे में कहते हैं वो तो ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट उनकी चुटकियां साफ नजर आती है, लेकिन आरएसएस पर पाबंदी ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और हिंदू राष्ट्र कही जाएगी, ये भी कही जाएगी। नहीं, ये भी कहा जाएगा कि सदाशिव माधवराव गोलवलकर श्री गुरु जी को जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन रियासत के राजा श्रीमान हरि सिंह को जो है भारत में समाहित होने के लिए दूत के रूप में सरदार पटेल जी ने ही भेजा था। यह भी कही जाएगी, यह भी कही जाएगी कि सरदार पटेल के रहते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिबंध जो है किस तरह से गलत था, यह निर्णय भी आया ना। यह भी कही जाएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस का दुष्प्रचार बारंबार यह गलत साबित हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल था। यह अदालतों के फैसले हैं, कमीशन का फैसला है, अदालतों का फैसला है। और साहिल जी, जो कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कराना जो है वो सरकार का काम नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको अपने कैमरामैन को भेजकर और अपने रिपोर्टर को भेजकर पुष्ट भी कर लीजिएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली है, बख्तियार खिलजी ने उसका ध्वंस कर दिया था। 1956 में महात्मा बुद्ध की उस समाधि स्थली का पुनर्निर्माण भारत सरकार ने कराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पुनर्निर्माण स्थल पर स्वयं गए। अगर महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली को बनाना सरकार का दायित्व था तो श्री सोमनाथ मंदिर पर सरकार क्यों भाग रही थी और राम मंदिर बनाने पर क्यों भाग रही थी? बख्तियार खिलजी और बाबर और गजनी, तीनों के कामकाज तो एक जैसे ही थे। गजनी ने सोमनाथ तोड़ा था, बाबर ने श्री राम मंदिर तोड़ा था, बख्तियार खिलजी ने महात्मा बुद्ध की समाधि का आखिरकार नेहरू क्या थे? मंदिर भी बनवाते थे, बाबरी मस्जिद भी बनवाना चाहते थे, आखिरकार थे क्या? अब और आप दूसरी बात ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी नहीं थी तो उसको बनवाने की भूमिका कहां से आ गई? जी नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब बाबरी ढांचा था, मस्जिद नहीं थी। कुशीनगर में क्या हुआ था, मैं तो बाबरी ढांचा बता रहा हूं। नहीं, देख लीजिए ना, आप जाके अपने कैमरामैन को आज ही भेजिए, आज रिपोर्टर भेजिए, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कार्य किया गया है, इसका बाकायदा फलक लगा हुआ है, उस फलक को देख लीजिए आप। और बख्तियार, वहां का इतिहास यही बताता है कि बख्तियार खिलजी ने महात्मा बुद्ध के निर्माण स्थल पर उनकी समाधि का ध्वंस किया था। उसका पुनर्निर्माण भारत की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आग्रह पर किया। सरदार पटेल सेक्युलर थे और पंडित नेहरू मुस्लिम सपोर्टर थे। एक नया एक नई डेफिनेशन यहां पर नजर आ रही है, यानी सरदार पटेल असलियत में सेक्युलर थे। यह भी बात कहीं ना कहीं नेहरू को कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। आपको इसका पॉलिटिकल जवाब भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, एक मैं आपको बताता हूं, अभी मेरे पास मैंने जानकारी निकाल ली है। नहीं, भारत सरकार ने गया बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण नहीं किया था। यह मंदिर मूल रूप से सम्राट बोल गया नहीं, मैं कह रहा हूं कुशीनगर में बना। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। कुशीनगर में झूठ बोल रहे हैं आप। मैं कोई मंदिर का काम जो है, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, गलत बता रहे हैं। मैं बीच में बोला नहीं है, मैंने महाबोधि मंदिर कहा नहीं है, मैंने महाबोधि मंदिर कहा नहीं है, मैं बीच में बोला नहीं, का निर्माण स्थल, मैं बीच में बोला नहीं। चले जरा 2025 पे लौटते हैं, 2025 पे लौटते हैं। नहीं, मैं डिटेल कर सकता हूँ ना, क्योंकि क्या है, इनको जनता के लिए काम नहीं करना है, नौकरियों के लिए काम नहीं करना है, इंडस्ट्री में लाना है, तो इनको इसी बात को करना है। और इसी बात, किसी की बात सुननी नहीं है, झूठ को पर्दाफाश सुनना नहीं है ना बात।
सुनना ये ना बात, अगर माता इतना ही है और मैं इतना भाई सच्ची बात कुशीनगर करनी है स्थल बता रहा तो हूं। आरएसएस के ऊपर बैन गलत था या नहीं था? कुशीनगर महात्मा बुद्ध का आरएसएस के निर्वाण ऊपर स्थल, बैन गलत था, कुशीनगर का कभी नहीं निर्वाण हुआ। स्थल सुनिए गलत मेरी बात तो सुनिए, सिद्ध हुआ आरएसएस है, के बैन ये तो गलत सिद्ध हुआ कभी नहीं है, हुआ है। अदालतों ने आदेश दिया है, एक काम करो साहिल, इनके साथ डिबेट अदालतों करो, के आदेश है। इनके कैसे साथ डिबेट वापस कर हुआ? लो। ये कैसे आदमी वापस हुआ? RSS का डिबेट बैन- नहीं करना चाहता है, RSS दूसरों का को बोलने बैन नहीं देना वापस चाहता है, कैसे तो डिबेट क्या होगी? देखिए अबे तू तड़ाक पे आ रहे साहिल, हैं, साहिल, ये आदमी बात नहीं करना चाहता है, तो क्या नहीं नहीं नहीं, तू तड़ाक नहीं, प्लीज ये तू तड़ाक प्लीज पे आ प्लीज रहा है। प्लीज प्लीज, ये ऐसे डेरल मत आगे करिए अतुल आगे लोंढे, आगे प्लीज आगे नहीं तू तड़ाक पे आ रहे नहीं। हो। मैंने और मैंने तू डिबेट तड़ाक की पे आ शुरुआत रहे पे ही हो, कहा ठीक था नहीं कि जरा हीटेड फिर मैं टॉपिक आ है, जाऊंगा तो एक ठीक दूसरे है। पर कुछ पर्सनल भी- टिप्पणियां मैंने मत कुछ भी करिए, तू तू तड़ाक तड़ाक नहीं नहीं किया। करना है, मैंने प्लीज कुछ भी तू तड़ाक प्लीज नहीं किया है। मैं तो नहीं, स्पष्ट प्लीज। रूप से ये आदमी दूसरों को बोलने का चलिए मौका अगर दे किया रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी इसके आगे नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनको इनके बारे में नहीं, नहीं, चलिए। बोल दूंगा तो चिचियाएंगे फिर, बहुत चीखेंगे फिर, बहुत देर तक इनको दर्द होगा, फिर मैं शुरू होऊंगा। चलिए मैं अब कुशीनगर का मुद्दा निकला है तो जरा मैं आपको बता दूं। चलिए कुशीनगर का मुद्दा निकला है तो मैं जरा बता दूं, जरा दोनों को शांत कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अतुल लोंढे पाटिल, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि कुशीनगर का मुद्दा बीजेपी ने निकाला है, कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो महापरिनिर्वाण टेम्पल है ये 1956 में बनाया गया था, 2500 साल पूरे होने पर उनकी गौतम बुद्ध की डेथ एनिवर्सरी को लेकर, और उसके बाद ये बनाया गया था 1956 में। उसका पर्पस ये था कि उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर ये तरीके से ये बनाया गया था। ये भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट था, ये बात ठीक है, लेकिन उसको लेकर राजनीति नहीं हुई थी। मामला यह है कि जब मंदिर या मस्जिद को लेकर राजनीति होती है, आशुतोष, आप क्या कारण देखते हैं कि बाबरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने फैसला भी सुना दिया। उसमें यह भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद को गिराना कानून व्यवस्था के खिलाफ काम था, एक घिनौना काम था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि वो कब्जा जो है वो मंदिर हिंदू पार्टी के पास था, तो वहां पर मंदिर बनेगा, मस्जिद के लिए अलग जगह भी दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बार बार बाबरी निकाली जा रही है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस से जोड़कर वहां पर वो निकालने की कोशिश हो रही है। साहिल, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाने को एक क्रिमिनल एक्ट कहा था, और यह भी कहा था कि दरअसल वहां पे किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला था। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब नेहरू जी का जिक्र किया जा रहा है, उस वक्त आरएसएस के जनसंघ के एजेंडे में अयोध्या राम मंदिर कहीं था ही नहीं। हिंदू महासभा ने इसको बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की थी। आरएसएस को राम मंदिर की याद तब आई 1980, 82, 83 के आसपास। तब तक आरएसएस को भी इस बारे में कोई सुध भी नहीं थी कि राम मंदिर कहीं है, कहीं कोई बाबरी मस्जिद भी है। लेकिन आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? आज इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सीटें मिली थी, और 2027 में वहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर उसकी तैयारी की जा रही। लेकिन अब जो राजनाथ सिंह, जिनका मैं दिल से बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे जिले से भी आते हैं और मेरे लिए वो बड़े भाई की तरीके से हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है, क्यों दिया है मैं बताऊं। क्योंकि आज की तारीख में इस बारे में चर्चा ना हो कि रुपया डॉलर की तुलना में 90 के पार होता हुआ दिखाई पड़ रहा, क्योंकि आईएमएफ ने जो भारतीय डेटा है उसको सी कैटेगरी में डाल दिया है, यानी जो जीडीपी के डेटा दिए जा रहे हैं, जो आर्थिक डेटा दिए जा रहे हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता लगभग नहीं के बराबर है। तीसरा, ये मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबरें, 3 खबरें इसमें छपी हुई हैं। पहली खबर यह है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट अपने 14 महीने के सबसे कम अंक पे है। चिंता की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ नेगेटिव में है, -6.9%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल -4.4%, प्राइमरी गुड्स -0.6%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -0.5%, माइनिंग -1.8% और मैन्युफैक्चरिंग 1.8%। इसी में एक दूसरी खबर छपी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिछले 9 साल के लोवेस्ट पॉइंट पे है। यह भी खबर छपी हुई है
कि नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ये चीज की जा रही है, लेकिन बाबरी ही क्यों? लेकिन बाबरी ही क्यों? सवाल मेरा ये है, बाबरी क्यों और नेहरू ही क्यों? मैं आ रहा हूं। जीएसटी की जो ग्रोथ है नवंबर के महीने में वो 0.7% है, और आपका जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है जब भी 10% से नीचे आता है, इसका मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गड़बड़ है। तो एक तरफ सरकार 8.2% की जीडीपी ग्रोथ की बात करती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7% है, और उसमें 5% का 0.5% का डिफ्लेटर लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करती है, जिसको अर्थशास्त्री उसको संदेह के घेरे में ला रहे हैं। आईएमएफ सी कैटेगरी में डाल चुका है। अब आपने कहा बाबरी मस्जिद, चूंकि मुद्दे को भटकाना है, क्योंकि हेडलाइंस आपको मैनेज करना है, इसलिए आप बाबरी मस्जिद को लेकर आते हैं। और आपने देखा जैसे ही बाबरी मस्जिद का जिक्र आया, नेहरू से उसको जोड़ा गया, वैसे इस पर टीवी चैनल्स पे डिबेट शुरू हो गई। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजमेंट है, ताकि देश की गिरती आर्थिक अवस्था, रुपया जो 90 के पार जा रहा है। कांग्रेस भी तो बैकफुट पर जाती है ना? नहीं, कांग्रेस कहां जाती है? बैकफुट पर जा रही है ना, उसको लेकर। देखिए नेहरू को क्यों नहीं कांग्रेस कहती कि जो नेहरू ने किया वो सही था? देखिए ये फिक्टिशियस है, नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया, ये गलत प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू के ऊपर गाली देने का मतलब यह कि आसमान में थूकना जो आपके मुंह पे आके गिरेगा। नेहरू को जितना गिराने की कोशिश करेंगे, नेहरू को गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गोलवलकर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हेडगेवार की बात नहीं कर सकते, इसलिए नेहरू की बात करते हैं। वो नेहरू जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना, आप बता दिए हिंदुस्तान के बाहर का कौन बड़ा नेता गोलवलकर के बारे में बात करता है? हिंदुस्तान के बाहर कौन बड़ा नेता हेडगेवार के बारे में बात करता है? कौन सावरकर के बारे में बात करता है? आपने खुद ही कहा कि आप राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। देश के रक्षा मंत्री अगर बड़ोदरा जाकर ये बात करने लगते हैं, कोई हिस्टोरिकल बात करने लगते हैं, कोई हिस्ट्री से, इतिहास से एक पन्ना निकाल कर कहते हैं कि देखिए भाई यहां पर ये हुआ था, तो उस पर तो चर्चा होगी, आपको भी पता है। आज सभी लोग पार्लियामेंट में उसी को लेकर बयान दे रहे हैं। मीडिया कैसे चलती है आपको भी पता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता ने बात की है इसको लेकर। मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 14 मई को सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा था, मैं पढ़ के सुना दूं अगर कहिए तो आप। उस पर आरएसएस के हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों के भेष में कपड़े बदल के भेजा जाता है और फिर वहां पर उपद्रव कराया जाता है। यह देखिए, यह मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन इसकी पूरी कोशिश हेडलाइन मैनेजमेंट है, और 2027 के लिए जो इनका हिंदुओं के अंदर खिसकता हुआ जनाधार है, उसको कंसोलिडेट क्या जरूरत है? इसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिलाकर बार बार बाबरी मस्जिद को निकालने की, बताने की क्या जरूरत है? सरदार पटेल के बारे में बात होती है तो सिलेक्टिव उनकी बातें क्यों रखी जाती है? नेहरू को लेकर उनके रिश्ते, वैसे आरएसएस के लेकर भी उनके रिश्ते रहे। अगर किसी हिस्टोरिक अगर व्यक्ति को देखना है, इतिहास के किसी बड़े व्यक्ति को देखना है, तो सभी चीजों को देखनी चाहिए। ध्यान भटकाने की कोशिश आशुतोष कह रहे हैं। साहिल, राजनाथ जी ने कितना ध्यान भटकाया ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आशुतोष ने क्या मुद्दे पर कोई बात की? आपने जो सवाल किया उस पर कोई उत्तर दिया? वो लेकर के आए गोलवलकर को, ये लेकर के आए सावरकर को, ये व्यक्तित्वों की तुलना करना शुरू कर दिया, और जो मूल प्रश्न था उस पर उन्होंने एक कहना है। यही होता है, कई बार मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप मुद्दे पर, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए आपने सारे स्टैटिस्टिक्स गिनाए। अब रही बात, आपने एक सवाल उठाया था साहिल, और जरा ध्यान से सुनिएगा, जितना समय उनको दिया था दीजिएगा, गौर से कीजिएगा। आपने कहा कि इरफान हबीब ने कहा कि बाबरी मस्जिद का उस समय क्या था मामला? उस समय था ना 1900, जो मनीबेन की डायरी है वो सितंबर 1950 का लिखा हुआ है, और तब तक वहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जा चुकी थी 1949 में, और इसी संदर्भ में सोमनाथ का रिनोवेशन का मुद्दा उठ गया था। उसी संदर्भ में यह बात आई है, तो यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी ने फिर बोला, यह कौन गिरोह है? ये वामपंथी पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का गिरोह, जो दरबारी संस्कृति में 70 साल तक पलता रहा है, कांग्रेस के चाटुकार और दरबारियों के द्वारा। पत्रकारों का वो गिरोह,
वो दरबारी इंटेलेक्चुअलों का गिरोह जिसने नेहरू को महिमा मंडित करने की कोशिश की। ये क्यों हम भूल जाते हैं कि 15 अगस्त 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के, मैं इसलिए जिक्र कर देना चाहता हूं कि नेहरू ने जो इस देश के साथ पाप किया है, पाप मैं कह रहा हूं, वो कई बार तो देश के हितों को समझौता कर देना, गिरवी रख देना, इन सब चीजों के जो पापों को इन बौद्धिक गिरोहों ने और दरबारी इंटेलेक्चुअलों ने और पत्रकारों ने 70 साल से ढक करके आ रहा है, वो पाप का घड़ा फूट करके बाहर निकल रहा है। किसी ने सोचा था, ये पहले आप किसी को जानकारी थी कि जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र लिख करके कहे ने पंडित नेहरू को कि भाई आप बड़े फंसे हुए हैं, हमारी सलाह पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के चले जा रहे हैं, बड़ा आपको परेशानियां हो रही होंगी। ये किसी को पता था कि पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु होने की करीब थी, तो सरदार पटेल तो पंडित नेहरू ने कहा कि जमुना के किनारे कहीं एक जगह ढूंढो, ताकि नहीं तो ये आदमी यहीं पर मर जाएगा, तो इसको गांधी जी के बगल में समाधि बनानी चाहिए। ये मैं मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। नेहरू एक ट्रबल लिगेसी बाई आरएनपी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। जैसे आशुतोष को सुना ना, जैसे आशुतोष को सुना, आशुतोष को भी सवाल पूछ रहे थे हम, मैं भी बुक आशुतोष को भी हम सवाल पूछ रहे हैं। नेहरू एक ट्रबल, आप करिए कोट, लेकिन मैं भी आपको सवाल पूछ पहले मुझे बोल लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे भाई आप क्यों परेशान होने लगते हैं? बंद मत कर देना कार्यक्रम। आप क्यों परेशान होने लगते हैं साहिल? आप क्यों परेशान होने लगते हैं? मैं तो कोट कर रहा हूं, सवाल रिटन बाय। आप किसी को भी कोट करिए, लेकिन मेरा सवाल पूछने का तो अधिकार रहेगा ना मेरा। हम तो 2025 में बैठे हैं ना। आप तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू ने देश पर अन्याय किया है, यह आपकी भूमिका है, और इसके लिए आप कुछ हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग किताबों को आप कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना, क्या यह कहीं ना कहीं राजनीति के साथ पिरोने की कोशिश हो रही है क्या? जिस तरीके से आरोप आशुतोष या कांग्रेस पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है, आज उसका रिलेवेंस क्या है यह समझने की कोशिश हो रही है। ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है ना संगीत राज। जवाब देना है। नहीं सही, मुझे जवाब देना है क्योंकि नेहरू जी पे सवाल उठाया है। देखिए देखिए देखिए, आता हूं आपके पास, अतुल जी आता हूं। साहिल ये सवाल आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बगल में पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, जब देश की राजनीति एक दो परिवार के इर्द गिर्द घुसती है, जरदारी और भुट्टो और शरीफ परिवार के, तो जब आप जानते हैं ना परिवार के लिए सारी देश की गद्दारी भी स्वीकार हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि नेहरू के पूरी लेगेसी को क्वेश्चन किया जाए। क्या क्या नेहरू ने किया था? इस देश में मुस्लिम लीग को जिंदा किसने किया? इस देश में मुस्लिम लीग को जिंदा पंडित नेहरू ने किया। उनको डिफेंड कहां किया? मजेदार बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जिंदा किया। जिसने और उसे वहीं पर पंडित सरदार पटेल ने कहा, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस, यू कैनॉट राइड। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ लीजिएगा। जिसने कहा ये तो आपका मानना है कि आज यही मुद्दे उठाने की वजह से, अरे भाई देश का विभाजन, ये मुद्दे उठाने की वजह से सरकार को उसका फायदा होगा, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ गया था क्या? आशुतोष आपके पास आता हूं। इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में रखा जाना चाहिए। अतुल लोंढे जरा आशुतोष को जवाब देने दीजिए। आशुतोष बताइए। मुझे देखिए 10 सेकंड और चलिए, 10 सेकंड और चलिए। मैं देखिए एक तो है कि जो अपने बाप अपनी बेटी को सत्ता सौंपता है, बेटी अपने बेटे को सत्ता सौंपता है, बेटी जो बेटा का आता है, ये पूरा का पूरा एक पारिवारिक लीगेसी चला करके आता है। और दूसरी बात मनी बहन थी, ठीक है, मनी बहन के पास कांग्रेस पार्टी का 30 लाख रुपया था, उन्होंने कांग्रेस को सौंप दिया। और यहाँ तो नेशनल हेराल्ड में पूरी के पूरी गबन कर जा रहा है परिवार। ये चोरी की मानसिकता चीज को देखिए। इनको चुप कराइए भाई, चुप कराइए इनको। देखिए मैं साहिल जाई दरअसल संगीत रागी विजय राजे सिंधिया का जिक्र कर रहे हैं। जब वो डायनेस्टी की बात करते हैं तो विजय राजे सिंधिया का जिक्र करते हैं, उसके बाद माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज, तमाम सिंधियाओं का जिक्र करते हैं। तो चलिए उस डिबेट में नहीं पढ़ता हूं, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है?
महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, आईएमएफ जैसी संस्थाएं भारत को सी कैटेगरी में डाल रही हैं। आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट 14 से 14 महीने का लो है, उससे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। रुपया जब 90 के पार पहुंच गया है, देखिए इनको चुप कराइए भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको चुप कराइए। संगीत रागी ने बीच में, प्लीज। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में क्या कहा था कि रुपया जिस तेजी के साथ नीचे गिर रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तब तो 55 था, आज 90 हो गया है। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। इससे बचाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की किंवदंतियां, मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। नेहरू याद आते हैं, ध्यान हटाने के लिए 50-75 साल पहले जो खत लिखे गए थे वो याद आते हैं। जल्दी से आपका जवाब, इसके बाद अतुल लोंढे पाटिल बोलेंगे। चलिए। अरे दो चीजें जॉर्ज सोरेस के जो भारत के अंदर जो एजेंट हैं उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इस देश का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। दूसरी बात, नेहरू 1960 में बाय द वे अफगानिस्तान जब गए थे ना, तो बाबर की मजार पर भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करके आए थे। उनका बस चलता तो इस देश का इस्लामीकरण पूरी तरीके से हो जाता। नेहरू को भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। जिस व्यक्ति ने मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे तबलीगी को एजुकेशन मंत्री बनाया हो, जिस पार्टी ने नूरुल हसन जैसे एक इस्लामिस्ट रेडिकल को मंत्री बनाया हो, सोच सकते हो अपनी पार्टी के नेता को बड़ा करिए। इस देश को बर्बाद करने में जितने ब्रिटिशों का नहीं है, पूछने वाला नहीं है। नेहरू का हक है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गोलवलकर के बारे में बड़ा करने की नहीं है। नेहरू के बारे में दुनिया बात करती है, गांधी जी के बारे में दुनिया बात करती है, बात कर रहे हैं। के बारे में कोई बात नहीं करता है। आपके कोई बात नहीं करता है, कोई गोलवलकर के बारे में बात नहीं करता है, कोई नहीं बात करता गोलवलकर के बारे में। और जिस शब्द में बात करते हैं आपको ये डिबेट तो डाइनिंग हॉल तक जाएगी। लेकिन इसलिए अतुल लोंढे पाटिल, जल्दी से आपका जवाब। आसमान में थूकते हैं और नेहरू। चलिए अतुल लोंढे पाटिल, जल्दी से आपका जवाब। नहीं, ये तो ऐसा है कि आखिरकार जो इतिहास में आपके लोगों ने किया है उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी यही कहने की कोशिश कर रही है। मैं दे रहा हूं। ऐसा है कि आखिरकार चाटुकार पत्रकारिता, पैर का पानी धोकर मिलने वाले विश्लेषक, पीने वाले विश्लेषक भी गोलवलकर और हेगड़ेवार की तारीफ नहीं कर सकते, सावरकर की तारीफ नहीं कर सकते, कोई पुरस्कार दे नहीं सकते। ये दर्द है। और नेहरू, गांधी, इनका जो है ना, पटेल, इनका पूरा दुनिया भर में नाम रोशन होता है। उससे तकलीफ होती है क्योंकि उनका योगदान क्या है? इनका योगदान है अंग्रेजों की मुखबिरी, इनका योगदान है मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का ठराव पारित किया था 1940 में लाहौर में। उस मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने पंजाब, सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी। 1942 के जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने के लिए मांग की थी। ये जो तलवे चाटते थे ना, ये जो तलवे चाटते थे महारानी के, उस महारानी के साथ हम लड़ पड़े थे, देश को आजादी दी थी। और हमने वो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जिसके ऊपर देश खड़ा हुआ। इनके नाम से इंस्टीट्यूशंस बने, इनके नाम से क्या है तो देश का विभाजन है, इनके नाम से क्या है तो गांधी हत्या है, इनके नाम से क्या है, इनके नाम से ये है कि ये मुस्लिम लीग के साथ बैठे। प्रेम शुक्ला जी, नाम के साथ वो सारी चीजें हैं जो सवाल आशुतोष यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, जो सवाल यहाँ पर आशुतोष खड़ा कर रहे हैं। बैठने वाले संगीत रागी है ना, इतिहास के पन्ने निकालने से आज की समस्याएं क्या हल होगी? उन्होंने रुपये का मुद्दा निकाला, 55-90 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। इतिहास के पन्ने निकालने से क्या आज की समस्याएं हल होगी? और इसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता बार बार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। नेहरू जी ने इंदिरा जी को, चलिए बोलिए। देखिए अतुल लोंढे पाटिल ने कहा, अब इनको चुप कराएं तो मैं बोलूं। अब लगातार चीख रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल ने कहा, मैंने प्रेम शुक्ला जी को सवाल पूछा है और इंपॉर्टेंट सवाल है, आप भी उसका जवाब सुन लीजिएगा क्योंकि वही सवाल पूछा गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में ही सवाल पूछा गया है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, अतुल लोंढे जी प्लीज जरा शांत हो जाइए। पाटिल ने प्रेम शुक्ला जी, 2024 तक कोई भी अतुल लोंढे, अब उनको शांति नहीं करा रहे हैं आप आशुतोष को और लोंढे पाटिल को शांत नहीं कराएंगे क्योंकि आशुतोष आपके सुपर हिटर हो गए हैं आजकल। वो कहते हैं इसको चुप करा दो, अतुल लोंढे पाटिल को शांत कराइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब। चलिए अभी आपकी अंग्रेजों के मुखबिर का जिक्र किया तो पहले उसका जवाब देता हूं। उसी मणिबेन पटेल पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। पृष्ठ क्रमांक 24 पर लिखती, मैं पहले इसका जवाब दूंगा ना। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू अप्राइज लेडी माउंटबेटन अबाउट द मिनटेस्ट डिटेल्स। तो अंग्रेजों का मुखबिर तो नेहरू था। ये मणिबेन पटेल जो है स्वयं कह रही है कि मिनट दर मिनट की डिटेल जो है
लेडी माउंटबेटन को प्रतिदिन मिलकर जवाहरलाल नेहरू दिया करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के पता नहीं कौन कौन से अंग चाट रहे थे, मुझे नहीं पता, तो तलवा चाटने की बात कर रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए कि मणिबेन पटेल की किताब पूरी तरीके से 100% सच है, जो मणिबेन पटेल कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद बनी, राज्यसभा की सांसद बनी, उनकी किताब 100% सच मान लिया जाए। सवाल आज की स्थिति में यह है, जो आशुतोष यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने निकालने से आज रुपया क्या मजबूत होगा, क्या आज की समस्याएं हल होगी? ध्यान भटकाने की कोशिश, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आपका जवाब। हमने तो देश को समृद्ध सशक्त किया है। आशुतोष के समय फ्रेजाइल फाइल था, आशुतोष जिसकी चमचागिरी करते थे, पिद्दी पत्रकार आशुतोष जो है, वो जिसकी चमचागिरी करते थे, उसके कार्यकाल में फ्रेजाइल फाइल थी। जब भी इतिहास पर चर्चा होती है तब यही होना होता है, और इसीलिए मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि कहीं ना कहीं पर्सनल टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा ही था कि आखिरकार यही बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतिहास के पन्ने जितने खंगाले जाएंगे, उसमें कई सारी चीजें निकल के आ सकती है। इतिहास को आप क्या आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नजर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आज की स्थिति के आधार पर उसका इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। किसके नजर से आप इतिहास देख रहे हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल